नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार SKGKGS चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए बायो का जो SK चासर का बुक है, जो बहुत सारे चैप्टर पढ़ा दिए, तो उसी में से और चैप्टर बचा हुआ है। कल हम पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे? तो टीथ पढ़ाए थे, दाँत, मनुष्य के दाँत के बारे में पढ़ाए थे। तो वही कितना तक पढ़ा दिए थे देख लीजिए, है ना। ये सब पाचन तंत्र और दांत, टीथ, ये सब पढ़ा दिया गया था, ठीक है। टीथ जो है यहाँ ये सब क्वेश्चन पढ़ा दिया गया। अगर नहीं देखें प्यारे दोस्तों, जाके आप प्लेलिस्ट में और इस चैनल पर जाकर आप पूरा क्वेश्चन देख सकते हैं। ये सब क्वेश्चन पढ़ा दिया गया है। सभी को जो है जीभ के बारे में भी पढ़ा दिया गया है और आमाशय पेट के बारे में भी पढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। ये छोटी आंत के बारे में पढ़ा दिया गया है। सॉरी, क्या हो गया? छोटी आंत के बारे में पढ़ा दिया गया और बड़ी आंत, दोनों पढ़ा दिया गया है। नहीं देखें तो आप क्लास जाकर देख सकते हैं, ठीक है। आज पढ़ाने वाले हैं पाचन ग्रंथियाँ भी पढ़ा दिए, डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो इससे हम थोड़ा फास्ट रिवीजन करते हुए और जहाँ से बचा हुआ है वहाँ से हम स्लो में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसको हम एक बार फास्ट रिवीजन करा देते हैं पाचन ग्रंथि को। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं प्यारे दोस्तों। स्टार्ट करने से पहले आपको कहना चाहते हैं प्यारे दोस्तों कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए, ताकि आपको यहाँ से जैसा ही क्लास लेकर वीडियो अपलोड करेंगे, जैसा ही आपको सबसे पहले आप ही को प्राप्त हो सके और आप इसका लाभ ले सकें। तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल कर दीजिए। और उसके बाद आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलते हैं प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आप लोग के लिए प्यारे दोस्तों इतना मेहनत करके जो है पढ़ा रहे हैं और वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, अगर एक लाइक नहीं कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो फिर मेहनत करना बेकार हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको तो पैसा नहीं जा रहा है चैनल को सब्सक्राइब करने में और लाइक और शेयर करने में। केवल आप लाइक और शेयर सब्सक्राइब करने से मोटिवेट होते हैं और आपको उत्साह होकर आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग कम से कम चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए और क्या है वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलते हैं प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन को जूम कर लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। चलिए हम यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे तो हम पाचन ग्रंथि पढ़ाए हुए, डाइजेस्टिव ग्लैंड, लेकिन फिर से हम फास्ट रिवीजन करते हुए हम जहाँ से स्टॉप किए हैं वहीं से फिर स्लो में चलेंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है पाचन तंत्र में पाचन ग्रंथियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। पाचन तंत्र में किस ग्रंथि का महत्वपूर्ण योगदान होता है? तो पाचन ग्रंथि को। पाचन संबंधी कार्यों के अलावा उपापचय क्रिया को संचालित करने का कार्य करते हैं। पाचन ग्रंथियां मुख्यतः दो प्रकार की होती है। कौन कौन? तो यकृत और अग्नाशय। पाचन ग्रंथि जो है कितने प्रकार के? दो, लीवर, अग्नाशय। लीवर हो गया यकृत, अग्नाशय हो गया पैनक्रियाज। यकृत जो है लीवर। चलिए लीवर के बारे में पढ़ाते हैं। क्या है? इन्फेरियोर वेना केवा और आर्टरी। क्या है? आर्टरी। और हेपेटिक, क्या? हेपेटिक आर्टरी, हेपेटिक आर्टरी, ठीक है। चलिए आगे। और क्या कहते हैं? पोर्टल वेन्स मतलब नस होता है। ग्लैंड ब्लडर, क्या है? सॉरी, गॉल ब्लडर। क्या है? गॉल ब्लडर है ये। देख लीजिए ये क्या है प्यारे दोस्तों, क्या आ गया? क्या है प्यारे दोस्तों? तो गॉल ब्लाडर है। क्या है? गॉल ब्लाडर यही है, देख लीजिए यहाँ से, है ना। देख लीजिए गॉल ब्लाडर है। तो चलिए आगे है कॉमन बाइल डक्ट। चलिए आगे पढ़ाते हैं।
क्या लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, लीवर है। क्या है प्यारे दोस्तों, लीवर। इसका रंग गहरा लाल भूरा होता है। लीवर का रंग जो है गहरा लाल भूरा, गहरा लाल भूरा, गहरा लाल भूरा इसका रंग होता है लीवर का, ठीक है, होता है। इसका वजन जो है 1.5 kg होता है। क्या 1.5 kg या 1500 ग्राम होता है। लीवर की वजन कितना होता है, 1.5 kg या 1500 ग्राम होता है। यह गर्त के द्वारा 2 खंडों में बांटा होता है। लीवर जो है 2 खंडों में बांटा होता है, जिसमें दायां खंड बड़ा होता है, दाहिना खंड जो होता है बड़ा होता है। लीवर को जिगर के नाम से भी जाना जाता है। लीवर को जिगर के नाम से भी जाना जाता है। यकृत के नीचे वाले हिस्से में एक नाशपाती नुमा थैली पाई जाती है। क्या नाशपाती नुमा थैली पाई जाती है, जिससे क्या है, पित्ताशय कहते हैं। चलिए आगे। यकृत के द्वारा पित्त बाइल का निर्माण किया जाता है, जो पित्ताशय स्मॉल ब्लैडर में जमा होता है। बाइल 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं। पहला पित्त लवण बाइल सैल्ट, यह सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 के रूप में पाया जाता है, जो फैट को तोड़ने का कार्य करता है। कौन, पित्त लवण, ठीक है प्यारे दोस्तों। इसको हम थोड़ा फास्ट करा रहे हैं क्योंकि हमें इस क्वेश्चन को हम करा दिए हैं। पित्त वर्णक है ना, बाइल पिगमेंट, यह 2 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। क्या है, बिलीरुबिन पीला होता है, येलो। बिलीरुबिन क्या है, बिलीवेरिडिन हरा ग्रीन होता है। बिलीरुबिन का निर्माण आरबीसी के टूटने से होता है। बिलीरुबिन की निर्माण किससे होता है, तो आरबीसी की टूटने, रेड ब्लड सेल की टूटने से होता है। यकृत में संक्रमण हो जाने पर बिलीरुबिन का मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिज्म रुक जाता है, जिससे ब्लड में इसकी मात्रा बढ़ने लगती है। क्या होता है, ब्लड में मात्रा बढ़ने लगती है। परिणाम स्वरूप पसीना, यूरिन तथा शरीर का त्वचा का रंग पीला होने लगता है, जिसे पीलिया जॉन्डिस नामक रोग कहा जाता है। नोट में यकृत विटामिन ए का संश्लेषण करता है। यकृत जो है, लीवर विटामिन ए का संश्लेषित करता है तथा उससे संचित रखता है। यकृत आरबीसी के निर्माण हेतु लोहा Fe का भी संचय करता है। मतलब आरबीसी का निर्माण कौन करता है, लोहा करता है, आयरन, ठीक है। यकृत प्रोटीन का क्या है, अतिरिक्त वसा से कोलेस्ट्रॉल का भी निर्माण करता है। यकृत जो लीवर और प्रोटीन के अतिरिक्त वसा से कोलेस्ट्रॉल का भी निर्माण करता है। यकृत के चारों ओर पेरिटोनियम नामक झिल्ली का आवरण पाया जाता है। यकृत जो होता है वो यकृत हिपेरिन का निर्माण करता है। यकृत जो है हिपेरिन का निर्माण करता है, किसका, हिपेरिन का। अगला पॉइंट क्या है प्यारे दोस्तों, चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों कि प्लाज्मा प्रोटीन का संश्लेषण यकृत में होता है। प्लाज्मा प्रोटीन का संश्लेषण यकृत में होता है। यकृत ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है ना, फाइब्रोजेन का निर्माण करता है। यह प्रोटीन के पाचन के उपरांत बनने वाले नाइट्रोजन यौगिक अमोनिया NH3 का मेटाबॉलिज्म करता है। क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म करता है। यकृत NH3 को यूरिया NH2CO3 NH2 में परिवर्तित कर देता है। क्या कर देता है प्यारे दोस्तों, NH3 को यूरिया में NH2CO और NH2 में परिवर्तित कर देता है, जो किडनी के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। किडनी के द्वारा क्या होता है, शरीर से बाहर निकल जाता है यूरिन के द्वारा, ठीक है। यूरिन में एक तीक्ष्ण गंध होती है। क्या तीक्ष्ण गंध होती है, वो NH3 होता है की मौजूदगी के कारण होती है। यकृत जहरीले पदार्थ टॉक्सिक मटेरियल है ना, टॉक्सिक मटेरियल के प्रभाव को समाप्त करने का प्रयास करता है। लीवर जो है जहरीले पदार्थ के प्रभाव को समाप्त कर सकता है। यकृत में क्या रीजेनरेशन पुनर्निर्माण की प्रक्रिया होती है, जिससे यकृत अपने क्षतिग्रस्त भाग का निर्माण कर
पुनः कर लेता है। क्या कर लेता है? पुनः कर लेता है। यकृत कुछ विटामिनों को संचित करने का कार्य करता है, जैसे विटामिन ए, डी, ई, के जो वसा में घुलनशील होगा वह लीवर में उपस्थित होगा। यकृत ग्लूकोज के अतिरिक्त मात्रा को ग्लूकोजेन के रूप में संचित करने का कार्य करता है। यह शरीर के ताप को नियंत्रित करता है ना। लीवर जो है शरीर की ताप को नियंत्रित करता है, लीवर नहीं। क्या है प्यारे दोस्तों? ग्लूकोज की अतिरिक्त मात्रा को ग्लूकोजन के रूप में संचित करने का कार्य करता है। यह शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। यकृत विष तथा दवा को निराकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए अब आ जाइए अग्नाशय। क्या हो जाएगा? अग्नाशय पेनक्रियाज। पेनक्रियाज शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। पेनक्रियाज जो है शरीर की सबसे दूसरी बड़ी ग्रंथि है। क्या? सबसे दूसरी बड़ी ग्रंथि, याद रखिएगा। बड़ी ग्रंथि क्या है? दूसरी। इसका वजन 60 से 90 ग्राम होता है। पेनक्रियाज जो अग्नाशय होता है उसका वजन कितना होता है? 60 से 90 ग्राम के बीच होता है। यह एकमात्र शरीर में पाया जाने वाला मिश्रित ग्रंथि है, मिक्स ग्लैंड है। क्या है? पेनक्रिएटिक डक्ट से एक सहायक नली स्वतंत्र रूप से सीधा डुडेनियम में खुलती है, जिसे डक्ट ऑफ सेंटोरिनी कहा जाता है। अग्नाशय मुख्य रूप से एसिनर कोशिकाओं का बना होता है। किसका? एसिनर कोशिकाओं का बना होता है। इन कोशिकाओं से निम्नलिखित प्रकार का एंजाइम स्रावित होता है। ठीक है। एंजाइम और प्रमुख कार्य। ट्रिप्सिन। क्या है? ट्रिप्सिन जो है एंजाइम है। यह प्रोटीन को अमीनो अम्ल एवं पेप्टीन में परिवर्तित करता है। एमाइलेज। यह स्टार्च तथा ग्लाइकोजन को मल्टोज में परिवर्तित करता है। एमाइलेज जो है यह स्टार्च तथा ग्लूकोज को मल्टोज में परिवर्तित करता है। लाइपेन। क्या है प्यारे दोस्तों? लाइपेज जो है यह वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। काइमोट्रिप्सिस। यह प्रोटीन को पेप्टोन, पॉलीपेप्टाइड तथा पेप्टोज में बदलता है। कार्बोक्सी। क्या है? कार्बोक्सीपेप्टिडेज। यह जो है बड़े पेप्टाइड अणु को छोटे पेप्टाइड अणु में बदलता है। कार्बोक्सीपेप्टिडेज को यह बड़े पेप्टाइड अणु को छोटे पेप्टाइड अणु में बदलता है। नेक्स्ट अगला है अंतःस्रावी भाग, है ना। इंडोक्राइन पार्ट्स अंतःस्रावी भाग। क्या है? एसिनर कोशिकाओं के बीच में अल्फा बीटा गामा नामक छोटी छोटी कोशिकाओं के कुछ गुच्छे होते हैं, जिससे लैंगरहैंस दीपिका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है प्यारे दोस्तों अगला। चलिए जूम करते हैं, आगे क्या कह रहा है देख लेते हैं। चलिए आगे अगला क्या है प्यारे दोस्तों? इससे निम्नलिखित हार्मोन का स्राव होता है। कोशिका हार्मोन कार्य। कोशिका जो है अल्फा सेल और बीटा सेल और गामा सेल। अल्फा में हो गया ग्लूकोजन। क्या है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। और बीटा सेल में हो गया इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। बीटा सेल में होता है कि इंसुलिन को ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। और बीटा दिन में गामा में है कि सोमाटोस्टेटिन। यह जो है अल्फा और बीटा सेलों के कार्य को नियंत्रित करता है। चलती अगला क्वेश्चन। क्या? संतुलित आहार बैलेंस डाइट। संतुलित आहार में भोजन के सभी पोषक तत्व शामिल होते हैं।
तथा शरीर के लिए दैनिक कार्य करने के लिए ऊर्जा की आपूर्ति होती है। क्या होती है प्यारे दोस्तों? तो शरीर के लिए दैनिक कार्य करने के लिए ऊर्जा की आपूर्ति होती है, साथ ही कुछ ऊर्जा भविष्य के लिए संचित होती है। कुछ ऊर्जा जो होते हैं वो भविष्य के लिए क्या होते हैं? संचित होते हैं। व्यक्ति के लिए दैनिक ऊर्जा उम्र, लिंग, कार्य का स्वभाव या प्राकृतिक तथा भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करती है। प्राकृतिक या भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करती है। तो चलिए आगे चलते हैं। इसको और क्या होता है, थोड़ा कम कर लेते हैं जूम, है ना। देखते हैं यहाँ तक है। चलिए आइए क्या कर रहा है। पाचन तंत्र से संबंधित रोग, डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड डिसीज, है ना। रोग लक्षण, रोग में पीलिया रोग, जॉन्डिस, है ना। जॉन्डिस जो है पीलिया रोग, इसका लक्षण क्या है? तो इसमें यकृत जो है, लीवर जो है, इसमें लीवर प्रभावित होता है। पीलिया में त्वचा और आँखों में पित्त वर्णकों के जमा होने से ये पीले रंग के दिखाई देते हैं। उल्टी, वोमिटिंग, यह जो है आमाशय में संग्रहित पदार्थों के मुख्य से बाहर, जो है आमाशय मतलब पेट में संग्रहित पदार्थ, वहाँ जो इकट्ठा रहता है पदार्थ, वो मुख्य मतलब मुंह से बाहर निकलने की क्रिया है। यह प्रतिवर्ती क्रिया मस्तिष्क में मेंडुला क्या है, अवलांगेटा में स्थित उल्टी केंद्र से नियंत्रित होती है। उल्टी से पहले बेचैनी की अनुमति होती है ना, उसको वोमिटिंग कहा जाता है। ठीक है। दस्त मतलब होता है कि डायरिया, है ना। विषाणु या जीवाणु संक्रमण के कारण मल में जल की मात्रा अधिक बढ़ जाती है तथा इसमें भोजन अवशोषण की क्रिया घट जाती है। भोजन जो अवशोषण उसकी क्रिया घट जाती है, जल की मात्रा बढ़ जाती है। कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज मतलब कॉन्स्टिपेशन, कब्ज में मलाशय में मल रुक जाता है और आंत की सक्रियता अनियमित हो जाती है। उसी को क्या कहा जाता है? कब्ज कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन 5 नंबर, अपच मतलब इंडाइजेशन। क्या है? इंडाइजेशन। तो ये है, इस स्थिति में भोजन पूरी तरह नहीं पचता है और पेट भरा भरा महसूस होता है। एंजाइम के स्राव में कमी, व्यग्रता, खाद्य विषाक्तता, फूड पॉइजन, अधिक भोजन करने व मसालेदार भोजन ग्रहण करने के कारण यह रोग होता है। अपच। मधुमेह, यह रोग इंसुलिन के अल्प स्राव के कारण होता है। जब शरीर की कोशिकाएं रक्त में उपस्थित ग्लूकोज का उपयोग नहीं कर पाती है तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, इस कारण यह रोग हो जाता है। भारत में लगभग 11.4% लोग मधुमेह से जूझ रहा है। ठीक है, मतलब डायबिटीज। क्या, फिर से समझा देते हैं। यह रोग इंसुलिन के अल्प स्राव के कारण होता है। जब शरीर की कोशिकाएं रक्त में उपस्थित ग्लूकोज का उपयोग नहीं कर पाती हैं तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, इस कारण यह रोग हो जाता है। ठीक है, भारत में लगभग 11.4% लोग जो है मधुमेह से क्या है, ग्रसित है मधुमेह से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? हाइपोग्लाइसीमिया। क्या है? हाइपोग्लाइसीमिया। इंसुलिन के अति स्राव के रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, इससे हाइपोग्लाइसीमिया ग्लाइसीमिया नामक रोग होता है। इसमें जनन क्षमता, दृष्टि क्षमता प्रभावित होती है। बवासीर। क्या है? बवासीर। यह दशा में मलाशय की शिराएं अव्यवस्थित हो जाती है। ठीक है। 9 नंबर में यकृत सिरोसिस। यह जो है यकृत से संबंधित रोग है जिसमें यकृत का ब्राह्मण आवरण एवं मांसपेशियां कठोर होने लगती है। मनुष्य में यह बीमारी अधिक शराब पीने एवं
हेपेटाइटिस बी अथवा सी के वायरस के संपर्क में आने से होती है। वर्तमान में इससे मुक्ति पाने का एकमात्र उपाय यकृत प्रत्यारोपण है, लीवर ट्रांसप्लांट है ना। यकृत सिरोसिस जो हो जाता है उसको लीवर प्लांट क्या करना पड़ता है, ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है, तभी जाके जो है यकृत सिरोसिस खत्म होगा। चलिए आगे अगला है प्यारे दोस्तों, आगे क्या है इसको जूम कर लेते हैं। चलिए थोड़ा जूम कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्तों, आगे नोट में इसके अतिरिक्त पेचिस जो होता है ना, पेचिस, गलसुआ, हैजा है ना, यादि संक्रमण रोग भी पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। ये सब क्या है, पाचन तंत्र को क्या करता है, प्रभावित करता है। पेचिस, गलसुआ, हैजा ये सब जो है। खाद्य पदार्थ में प्रोटीन का परीक्षण CuSO4 के घोल से होता है। मानव में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। मानव जो है सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन क्या है, इंसुलिन की कमी के कारण क्या है, डायबिटीज क्या है, मेलिटस रोग होता है। क्या होता है, इंसुलिन की कमी के कारण डायबिटीज मेलिटस रोग होता है। चलिए आगे नेक्स्ट प्यारे दोस्तों, यहाँ तक तो पढ़ लिए थे, एक सेकेंड देख लेते कहाँ तक पढ़ लिए। चलिए अगला है कि शुगर फ्री टैबलेट या मधुकर एस्पार्टेम नामक यौगिक से बनता है। किसके, क्या है, एस्पार्टम नामक यौगिक से बनता है शुगर फ्री टैबलेट, है ना। मधुमेह की स्थिति में रोगी को अनिद्रा, याददाश्त में कमी, अधिक प्यास, बार बार मूत्र का त्याग, अधिक पसीना का आना आदि लक्षण है। मतलब जिसको मधुमेह हो जाता है, याददाश्त में कमी हो जाता है, अधिक प्यास लगता है, बार बार मूत्र का त्याग करना पड़ता है, अधिक पसीना का आना आदि लक्षण हो जाता है। ठीक है, अग्नाशय का रस को पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं। अग्नाशय रस को पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है। सिक्कम तथा अपेंडिक्स दोनों ही मानव अवशेषी अंग हैं। क्या है, मानव अवशेषी अंग, दोनों जो है मानव अवशेषी अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या प्यारे दोस्तों, सिक्किम तथा अपेंडिक्स दोनों ही मानव अवशेषी अंग हैं। इंसुलिन की अधिक स्रावित होने से कौन सा रोग हो जाता है, तो कौन सा रोग हो जाता है प्यारे दोस्तों, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। क्या, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है रोग। क्या है, इंसुलिन के अधिक स्रावित होने के कारण कौन सा रोग हो जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। ठीक है, आप लोग को याद हो गया होगा प्यारे दोस्तों। चलते हैं आगे क्या चलते हैं प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्या, इंसुलिन की खोज किसने किया था, तो वेंटिंग एवं वेस्ट ने 1921 में किया था। इंसुलिन की खोज किसने किया, तो वेंटिंग एवं वेस्ट कब किया, 1921 में। कब किए, 1921 में। मल में दुर्गंध किसके कारण होता है, इंडोल एवं स्कैटोल नामक के कारण होता है। इंडोल एवं स्कैटोल नामक के कारण मल में क्या होता है, दुर्गंध होता है। प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जठर रस को ही अमाशय कहते हैं, पेट कहा जाता है। ठीक है, किन ग्रंथियों से स्रावित होता है, पाइलोरिक ग्रंथियों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, अमाशय में किन कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है।
अमाशय में किन कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है? ऑक्सीटिक कोशिकाओं से होता है। पित्ताशय पतिया चूहा, व्हेल, मछली, घोड़ा में नहीं पाया जाता है। किसमें? चूहा, व्हेल, मछली, घोड़ा में नहीं पाया जाता है। ठीक है। अगला मंड कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण आयोडीन से किया जाता है। मंड जो है मंड या कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण जो है आयोडीन से किया जाता है। इस प्रक्रिया में मंड का रंग नीला काला हो जाता है। क्या होता है? नीला काला हो जाता है। नेक्स्ट, प्रोटीन का परीक्षण CuSO4 से किया जाता है, जिसमें प्रोटीन का रंग बैंगनी हो जाता है। प्रोटीन का रंग क्या हो जाता है? बैंगनी हो जाता है। प्रोटीन का परीक्षण जो है ये CuSO4 से किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट का जो है क्या कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है प्यारे दोस्तों, अगला कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है मुख के ही द्वारा शुरू हो जाता है। प्रोटीन का पाचन जो है अमाशय से शुरू होता है। प्रोटीन की अगर पाचन कहा जाए तो कहाँ से शुरू होता है? तो अमाशय से शुरू होता है। वसा का पाचन जो है छोटी आंत से शुरू होता है। वसा का जो है पाचन छोटी आंत से शुरू होता है। और फिर से समझिए, कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है मुख से शुरू होता है। प्रोटीन की तो अमाशय है ना, अमाशय से शुरू होता है, पेट से, जिसको पेट कहते हैं। तो प्रोटीन कहा जाए तो पेट से शुरू होता है, अमाशय से। कार्बोहाइड्रेट कहा जाए तो मुख से। वसा कहा जाए तो छोटी आंत से। ठीक है। आहार नाल तथा मुंह के स्तर हल्की एपिथेलियम से ढका होता है। आहार नाल तथा मुंह के स्तर हल्की एपिथेलियम से ढका होता है। जहाँ पचित भोजन का अवशोषण तथा स्राव होता है, वहाँ का भीतरी स्तर स्तंभाकार एपिथेलियम से बना होता है। किससे? एपिथेलियम से बना होता है। नेक्स्ट, पाचन तंत्र के किस भाग में पाचन नहीं होता है? पाचन तंत्र के किस भाग में पाचन नहीं होता है? तो ग्रास नली में नहीं होता है, बड़ी आंत में पाचन नहीं होता है, मलाशय में पाचन नहीं होता है। ग्रास नली, बड़ी आंत, मलाशय, इसमें जो है पाचन नहीं होता है। निगला हुआ भोजन आहार नाल में नीचे की ओर जाता है। निगला हुआ भोजन आहार नाल में नीचे की ओर जाता है। भोजन नाली की दीवार में भोजन नली की दीवार में पेशियों का संकोचन द्वारा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव आहार नाल का सही क्रम है। मानव का जो आहार नाल है उसका सही क्रम क्या है? तो पहले मुख से शुरू होता है, तब ग्रास नली में जाता है, तब ग्रासिका में, तब अमाशय में, तब छोटी आंत में, तब बड़ी आंत में। तब कहाँ जाता है? बड़ी आंत में भोजन जाता है लास्ट में। मानव आहार नाल का सही क्रम क्या है? तो मुख के द्वारा जाता है, खाते हैं मुंह में तो जाता है, मुख के द्वारा जाता है, ग्रास नली में जाता है, उसको ग्रासिका में, तब अमाशय में, तब छोटी आंत में, तब बड़ी आंत में। छोटी आंत से जैसा ही पाचन पचता है उसके बाद जाता है बड़ी आंत में। ठीक है। चलिए अब आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार कि कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है टोटल, उसी हिसाब से पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को पढ़ाएंगे, आप लोग बने रहें शुरू से अंत तक। 73 क्वेश्चन आ गया है और क्या आएगा? 89 आ चुका है। तो प्यारे दोस्तों 89 क्वेश्चन है, तो चलते हैं कर लेते हैं, आप लोग बने रहिएगा। 89 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं लेगा, आधा घंटा से भी कम समय लगेगा। हम कर लेते हैं 89 क्वेश्चन। ठीक है। 20-25 मिनट लगेगा। चलिए 20-25 या आधा घंटा लगेगा। क्या प्यारे दोस्तों? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक बार दिखा देते हैं अच्छे ढंग से। तो प्यारे दोस्तों इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्या है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए क्या है पहला क्वेश्चन? चलिए
पहला क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करने के चरण नीचे दिए गए हैं। खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करने के चरण नीचे दिए गए हैं। तो क्या है प्यारे दोस्तों, तो एक परखनली में भोजन की थोड़ी मात्रा ले, उसमें 10 बूंद पानी डालें और उसे हिलाएं। परीक्षण के लिए भोजन का पेस्ट या पाउडर बनाएं। क्या परखनली में कास्टिक सोडा के घोल की 10 बूंदें डालें और अच्छी तरह हिलाएं। इसमें कॉपर सल्फेट के घोल की 2 बूंद क्या करना है, 2 बूंदें मिलाएं। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा चरण का सही क्रम है? तो ऑप्शन ए में है 1 2 4 3, है ना। देख लेते हैं, मिला लेते हैं। चलिए, क्या है प्यारे दोस्तों, तो पहले तो होगा, क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परीक्षण के लिए भोजन का पेस्ट या पाउडर बनाए। परीक्षण के लिए भोजन का पेस्ट या पाउडर बनाया, तो फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया पहला नंबर, ठीक है। उसके बाद होगा एक परखनली में भोजन की थोड़ी मात्रा ले, उसमें 10 बूंद पानी डालें और उसे हिलाए, तो ये हो गया सेकेंड नंबर में, है ना। अब हो जाएगा 4 नंबर, क्या हो जाएगा, इसमें कॉपर सल्फेट के घोल 2 बूंदे डालें, तो अब आ गया 4 नंबर, ठीक है, 4 नंबर। अब हो जाएगा तीसरा नंबर, परखनली में कास्टिक सोडा के घोल की 10 बूंदे डालें और अच्छी तरह हिलाएं, तो अब आ गया तीसरा नंबर, ठीक है। ये लास्ट में तीसरा नंबर और फर्स्ट में दूसरा नंबर, और उसके बाद बीच में 1 और 4 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्या है, निगला हुआ भोजन आहार नाल में नीचे की ओर जाता है, क्यों जाता है? निगला हुआ भोजन जैसे निगलते हैं तो आहार नाल में नीचे की ओर जाता है, क्यों जाता है? तो आपका ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का पहला हो जाएगा मांसल जीव द्वारा प्रदान किया गया बल नहीं होगा। भोजन के साथ लिया गया पानी का प्रवाह नहीं। गुरुत्वीय खिंचाव नहीं। भोजन नली की दीवार में पेशियों का संकुचन। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, अमीबा की उंगलियों के आकार की वृद्धि भोजन को निगलने में मदद करती है। हालांकि मानव आंतों की उंगली जैसी वृद्धि मदद करती है। आंतों जैसी जो है प्यारे दोस्तों, हालांकि मानव आंतों की उंगली जैसी वृद्धि मदद करती है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या, वसा युक्त खाद्य पदार्थ को पचाता है, भोजन को घुलनशील बनाता है, सी पचे हुए भोजन को ग्रहण करता है, डी बिना पचे हुए भोजन को ग्रहण करता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्या है, छोटी आंत के विली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। छोटी आंत के विली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। तो क्या है प्यारे दोस्तों निम्नलिखित कथन, चलिए, छोटी आंत के विली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें, है ना। इनकी दीवारें बहुत पतली होती है। इनकी दीवारें क्या होता है प्यारे दोस्तों, बहुत पतली होती है। उनके पास सतह के करीब पतली और छोटी रक्त वाहिकाओं का एक नेटवर्क होता है। इनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें होकर भोजन आसानी से क्या होता है, निकल जाता है। इनमें उंगली की तरह के प्रोजेक्शन होते हैं, है ना, उंगली की तरह जो है प्रोजेक्शन होता है। तो इसमें क्या है, इनकी दीवारें बहुत पतली होती है। तो पहला नंबर में ई सही हो जाएगा, पहला हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्त, पहला क्वेश्चन का पहला हो गया, है ना, पहला हो गया। चलिए, अब सेकेंड नंबर में है कि उनके पास तरह के करीब पतली और छोटी रक्त वाहिकाओं का एक नेटवर्क होता है। तो ये भी ठीक है। तो इसका 2 भी ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरा नंबर में है कि इनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिससे होकर भोजन आसानी से क्या होता है, निकल जाता है, नहीं होगा। इनमें से उंगली की तरह के प्रोजेक्शन होते हैं, बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
तो क्या हो जाएगा 1 2 4। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा 1 2 4 हो जाएगा। उन कथनों की पहचान करें जो विली को पचे हुए भोजन को अवशोषित करने में सक्षम बनाते हैं। वो किधर है प्यारे दोस्तों, चलिए आइए यहाँ है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा A 2 4। एक तो नहीं होगा पहला नंबर में, है ना, पहला नंबर में एक, इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक 4 है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 2 4 आया है ना वहाँ आंसर। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, जुगाली करने वाले पशुओं में पोषण की प्रक्रिया का वर्णन करने वाले शब्द का सही क्रम चुनें। जुगाली करने वाले पशुओं में भोजन की प्रक्रिया का वर्णन करने वाले शब्द का सही क्रम चुनें। सही क्रम चुनना है प्यारे दोस्तों, तो ऑप्शन ए में आंसर होगा कि निगलना आंशिक पाचन है। निगलना क्या कहलाता है, आंशिक पाचन। आंशिक पाचन को जुगाली करना या पूर्ण पाचन करना। जैसे जो है जानवर जो है निगलता है, आंशिक पाचन होता है, उसको जुगाली जो उसको पाच करता है, जुगाली करता है ना, उसका पूर्ण पाचन होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए सही है। पहले जुगाली करना नहीं है, पहले निगलेगा तभी तो जुगाली होगा, तो यहाँ गलत है। जुगाली करना ये भी गलत है। और निगलना सही है। चबाना और मिलाना नहीं, आंशिक पाचन, हाँ आंशिक पाचन होगा तब पूर्ण पाचन, तब होगा निगलना, तब होगा चबाना। निगलना, चबाना और मिलाना, तो आपका ये भी गलत है, तो आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, सेल्यूलोज युक्त खाद्य पदार्थ मनुष्य में रुक्षांश के अच्छे स्रोत है, क्यों अच्छे स्रोत है, तो ए मनुष्य में सेल्यूलोज क्या डाइजेस्टिंग एंजाइम नहीं होता है ना, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 7 नंबर, आंत जो है पचे हुए भोजन को अवशोषित करती है। आंत जो है पचे हुए भोजन को अवशोषित करती है, और उपकला कोशिकाओं का कौन सा प्रकार इसके लिए उत्तरदायी होता है। कौन सा प्रकार उत्तरदायी होता है, तो अस्तरित हल्की उपकला और स्तंभाकार उपकला, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, मानव के आहार नाल के विभिन्न भागों का सही क्रम कौन सा है। सही क्रम कौन सा है प्यारे दोस्तों, तो आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो मिला लेते हैं, मुख्य क्या हो जाएगा, मुख्य, तो अमाशय गलत है ना, अमाशय मुख्य के बाद अमाशय होगा नहीं, है ना, तो ये तो गलत है। मुख्य ग्रसिका सही है, अमाशय बिल्कुल सही है, बड़ी आंत नहीं, यहाँ भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। मुख्य अमाशय है ना, मुख्य अमाशय नहीं, इसमें भी गलत है। पहले मुख्य तब ग्रसिका तब अमाशय तब छोटी आंत तब बड़ी आंत, है ना। पहले मुख्य जैसी अन्न जो है भोजन जो है जैसा ही जाता है मुख्य में, तो ग्रसिका में जाता है, ग्रसिका के बाद अमाशय में जाता है पेट में, पेट के बाद छोटी आंत में जाकर पचता है, और छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में जाता है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन 8 तक यहीं तक रहने देते हैं। तो इसके बाद जो भी बचा क्वेश्चन प्यारे दोस्तों कल हम आपको इसका जो है पूरे क्लियर करा देंगे। तो प्यारे दोस्तों आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया दें, और अगर अच्छा लगा होगा तो प्यारे दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। सभी जितने भी स्टूडेंट हैं पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट से विनती करते हैं प्यारे दोस्तों कि आप लोग अगर इस क्वेश्चन को अगर सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं, और आप लोग इस क्वेश्चन को जो है आप स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, आप एक एक क्वेश्चन को शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो आप लोग शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को देखिएगा। तो चलते हैं प्यारे दोस्तों, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू दोस्तों।